हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। सो आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ ऑफर। जिन जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है यू कैन चेक आउट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। सो what was offer? Offer क्या था? Offer means when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. So इसमें क्या था कि अगर कोई भी पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे पर्सन को शो करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए इस व्यू से कि वो जो दूसरा पर्सन है उसे उस चीज़ के लिए एसेंट दे दे, तो वो हो जाता है ऑफर। हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में खरीदोगे। सो इट्स ऑफर जो ए ने बी को दिया। तो व्हाट्स एक्सेप्टेंस नाउ? एक्सेप्टेंस जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी में दिया गया है। इट सेड that when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. So offer में एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के पास ऑफर लेके जाता है इस व्यू से कि जो सेकंड वाला पर्सन है वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, उससे असेंट दे दे। तो जब वो पर्सन उसे असेंट दे देता है जिसे प्रपोजल दिया गया था, तो वो जो प्रपोजल होता है वो मान लिया जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इट मीन्स कि उस पर्सन ने उसे एक्सेप्टेंस दे दी। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा था कि तुम मेरी गाड़ी 2 लाख में खरीद लो। अब बी अगर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके इस बात को असेंट दे देता है, तो दैट इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस, राइट। तो अगर प्रपोजल बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। ए ने बी को कहा कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूँगा। एंड बी प्रॉमिसेस टू पे हिम 2 लाख फॉर द कार। तो यहाँ पे दोनों ने प्रॉमिसेस किए। सो ये दोनों ने प्रॉमिसेस कर लिए, तो ये बन जाएगा हमारा प्रपोजल। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है और सेकेंड पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो प्रपोजल होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, जो पर्सन प्रपोजल देता है उसे प्रॉमिसर कहा जाता है और जो पर्सन प्रपोजल एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी होता है। तो जिस पर्सन पे एक्सेप्टर यानी कि प्रॉमिसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट हो जाएगी टू द प्रपोजर यानी कि टू द प्रॉमिसर, तो उसी पॉइंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर हम एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो देयर आर सम एसेंशियल्स जो एक एक्सेप्टेंस में, एक वैलिड एक्सेप्टेंस में होने चाहिए। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। तो इट मीन्स कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होने चाहिए, बिना किसी कंडीशन के होनी चाहिए, और जो ऑफर दी है उसके ऊपर एज होल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 2 लाख में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे बी ने अगर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बट ही इज सेइंग कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदूंगा पर 2 लाख की नहीं खरीदूंगा, मैं 1.5 लाख की खरीदूंगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी एक्सेप्टेंस है इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स ऑन कंडीशन कि मैं तुम्हारी गाड़ी तभी खरीदूंगा अगर वो 2 लाख की नहीं, वो 1.5 लाख की होगी, राइट। तो इट शुड नॉट बी कंडीशनल, इट शुड बी अनकंडीशनल एंड इट शुड बी एब्सोल्यूट। Then second we have acceptance can only be given by the person to whom offer is made. तो जो एक्सेप्टेंस है वो उसी पर्सन के द्वारा दी जा सकती है जिसे ऑफ़र दी गई है, राइट। फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफ़र दी थी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख रुपीज़। तो अगर बी के बिहाफ पे सी जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट वुड नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अगर बी करेगा ओनली देन इट वुड अमाउंट टू
valid acceptance. Then third we have acceptance must be communicated to offerer. अब अगर एक्सेप्टेंस कोई पर्सन दे रहा है, अगर ऑफर एक्सेप्टेंस देगा तो इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर तक, जिसने ऑफर दी है, उसे कम्युनिकेट भी होनी चाहिए. इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जिस पर्सन ने ऑफ़र दी है उसे पता होना चाहिए कि उसकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है. अगर उसे पता ही नहीं होगा कि उसके ऑफ़र का एक्सेप्टेंस मिल चुकी है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे होगी, राइट? सो देयर वाज अ केस ऑफ फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली. इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट को, उसका जो नेफ्यू था, उसे एक ऑफ़र दी थी कि वो उसका जो हॉर्स है वो उसे ख़रीदना चाहता है. तो उसने अपनी लेटर में कहा था कि मैं तुम्हारी जो हॉर्स है उसे ख़रीदना चाहता हूँ, और उसके साथ ही उसने एक क्लॉज ऐड किया था कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझ लूँगा कि जो हॉर्स है वो मेरा हो चुका है. तो यहाँ पे नेफ्यू ने, जो डिफेंडेंट था, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, बट उसने अपने ऑक्शनीर को कहा कि जो उसका घोड़ा है उसे वो ना बेचे, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे अपने अंकल को बेच दिया है. तो यहाँ पे जो ऑक्शनीर है उसने गलती से उसके घोड़े को बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को. तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि यहाँ पे कभी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई थी ऑफ एक्सेप्टेंस टू ऑफर, क्योंकि जो नेफ्यू था, जो डिफेंडेंट था, उसने कभी रिप्लाई ही नहीं किया था उसके लेटर का. तो जब एक्सेप्टेंस की रिप्लाई ही नहीं गया था ऑफर के पास, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. हालांकि जो एक्सेप्टेंस है वो चाहे जो ऑफर है वो कैसे भी कर सकता है, चाहे वो एक्सप्रेसली करे, चाहे वो इम्प्लाइडली करे, चाहे वो बाय परफॉर्मेंस ऑफ सम कंडीशंस करे. सो दैट वुड बी ऑन ऑफरिंग, बट एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए. जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी तब तक वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. देन फोर्थ वी हैव एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. तो जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफ़र की एक रीज़नेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए. अगर अनरीज़नेबल टाइम में हो रही है, फॉर एग्जांपल ऑफ़र आ जाए, आप 6 महीने बाद, साल बाद उसकी एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो इट्स नॉट अ रीज़नेबल टाइम, राइट? तो एक रीज़नेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए किसी भी ऑफ़र की. वैसे जो रीज़नेबल टाइम है इट वुड डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इतना टाइम रीज़नेबल है और इतना टाइम रीज़नेबल नहीं है. सो इसमें भी एक केस है, राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफियर. तो इस केस में क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो ए था डिफेंडेंट, उसने इस कंपनी के जो शेयर्स थे उसके लिए अप्लाई किया था इन जून, और उसकी अलॉटमेंट उसको हुई थी इन नवंबर. तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट था उसने मना कर दिया था उन शेयर्स को लेने के लिए. तो जो प्लेंटिफ है उन्होंने उसके अगेंस्ट जो केस फाइल कर दिया. तो यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि जो एक्सेप्टेंस है वो इन द रीजनेबल टाइम होनी चाहिए. अभी जून के एप्लीकेशन के अलॉटमेंट यू आर डूइंग इन नवंबर, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट, ही इज़ नॉट बाउंड टू टेक द ऑफर, राइट? सो यहाँ पे पॉइंट डिसाइड हुआ था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम. So next we have acceptance must be according to prescribed or usual mode. So इसमें है कि अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को ऑफ़र दिया है, अगर तो जो ऑफरी है वो एक्सेप्टेंस इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड. अगर एक बंदे ने, अगर ए ने बी को ऑफ़र दिया और उसने कहा कि अगर तुम मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे तो बाय पोस्ट मुझे एक्सेप्टेंस भेज देना, तो अगर वो एक्सेप्टेंस जो है वो थ्रू फ़ोन कॉल करता है या फिर थ्रू ईमेल करता है तो ए इज़ नॉट बाउंड बाय दैट एक्सेप्टेंस. अगर एक प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया गया है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, और अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं है तो इन द यूजुअल मोड, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए ने बी को ऑफ़र दिया है कि मैं तुम्हें जो अपना फ्लैट है वो बेचना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हें मेरी ऑफ़र जो है वो अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम मुझे बाय पोस्ट वो उसकी एक्सेप्टेंस भेज देना. तो यहाँ पे अगर बी बाय पोस्ट ना भेज के, से बाय ईमेल या फिर बाय कॉल एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे जो ए है ही इज़ नॉट बाउंड बाय दैट एक्सेप्टेंस. अगर एक प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया गया है तो इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, राइट?
Then sixth point we have acceptance must follow the offer. It means कि अगर ऑफरी किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस उसे उस ऑफ़र के एग्जिस्ट होने का पता होना चाहिए. अगर किसी पर्सन को ऑफ़र का ही नहीं पता, अगर किसी पर्सन को यही नहीं पता कि वो ऑफ़र एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे कर सकता है किसी ऑफ़र की. एक्सेप्टेंस करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसे ऑफ़र का पता हो, राइट. सो देयर वाज अ केस ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था उसकी जो नेफ्यू थी वो गुम गया था, राइट. तो प्लेंटिफ वॉज हिज सर्वेंट, तो उसने अपना प्लेंटिफ को भेजा उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए. और इन द मीन टाइम उसने ये चीज़ अनाउंस करी कि जो भी पर्सन उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा वो उसे रिवॉर्ड देगा. तो उसके बाद जो उसका सर्वेंट था यानी कि लालमन शुक्ला, वो उसके नेफ्यू को ढूंढ लाया, बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर. तो उसके बाद जब उसे ऑफ़र का पता चला तो उसने डिफेंडेंट से अपने रिवॉर्ड की उसकी मांग की. तो यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि जब गौरी दत्त ने ऑफ़र दिया था, लालमन शुक्ला वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफ़र. तो जब वो अवेयर ही नहीं था उस ऑफ़र के लिए तो वो उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, राइट. तो दिस एक्सेप्टेंस वॉज हेल्ड. Then next we have acceptance may be expressed or implied. अब एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेसली भी हो सकती है, इम्प्लाइडली भी हो सकती है. यानी कि अगर कोई पर्सन उसे बाय वर्ड्स दे रहा है या फिर लिख के दे रहा है तो इट कैन बी एक्सप्रेस. और अगर कोई इम्प्लाइडली कर रहा है यानी कि बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी अगर एक्सेप्टेंस का पता चल रहा है या कोई कंडीशंस है उसे परफॉर्म कर रहे वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो वैसे भी वो जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. Then next we have acceptance must be given before lapse of offer. अगर आपको कोई ऑफ़र आई है, अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को ऑफ़र दी है तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफ़र. अगर एक्सेप्टेंस देने से पहले वो ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है या फिर ऑफरर ने उस ऑफ़र को वापस ले लिया है, उसे रिवोक कर दिया है, तो उसके बाद की हुई एक्सेप्टेंस जो है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफ़र दी कि मैं तुम्हें अपना घर बेच रहा हूँ, और बी के एक्सेप्ट करने से पहले ही उसने वो ऑफ़र को रिवोक कर दिया, उस ऑफ़र को ख़त्म कर दिया. तो हियर ए इज़ नॉट बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ बी. सो जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफ़र की लैप्स होने से, ऑफ़र के ख़त्म होने से, उसकी रिवोक होने से पहले होनी चाहिए. द नेक्स्ट वी हैव साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. अगर कोई पर्सन साइलेंट है, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफ़र दिया, अगर ए ने बी को ऑफ़र दिया और बी रिमेन साइलेंट, वो कोई जवाब नहीं देता है, तो दैट वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. तो हम उसी केस को लेते हैं विच वॉज फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली. तो इसमें जो उसका नेफ्यू था उसने जो एक्सेप्टेंस थी वो नहीं दी थी, राइट. तो अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी तो उसकी साइलेंस को उसकी एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता. एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए, चाहे बाय एक्सप्रेस हो या फिर बाय इम्प्लाइड हो, लेकिन इट शुड बी कम्युनिकेटेड. अगर वो साइलेंट रहा है तो दैट वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. However, there are certain exceptions to this rule. So first one is कि अगर ऑफरी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी उस ऑफ़र को रिजेक्ट करने की और उसने उस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसकी जो फ़ायदा था उसका जो बेनिफिट था वो उठाया, तो उसके बाद वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, सो देयर वाज अ केस ऑफ काशी प्रसाद वर्सेस साजिद बेगम. इसमें क्या हुआ था, जो लैंडलॉर्ड था उसने एक नोटिस सर्व करवाया टू टेनेंट. उसने कहा कि अभी से जो रेंट है वो एनहेंस कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया. तो टेनेंट ने यहाँ पे उसका कोई भी जवाब नहीं दिया और वो प्रेमिसेस में ही रहा, मतलब वो घर छोड़ के नहीं गया, वो वहीं पे रहा. तो यहाँ पे जो कंडक्ट ऑफ द टेनेंट है उससे जो लैंडलॉर्ड है वो ये चीज़ एज्यूम कर सकता है कि जो टेनेंट था वो उसने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, वो फॉर एनहेंसमेंट ऑफ रेंट के लिए मान गया, बिकॉज वो उसने मतलब प्रेमिसेस में ही रहा, उसने उसको ऑक्यूपाई करना नहीं छोड़ा, प्लस उसने कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया, उसने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया. तो यहाँ पे साइलेंस कैन बी एज्यूम्ड
एज एक्सेप्टेंस। तो अगर कोई पर्सन उस ऑफर को रिप्लाई नहीं करता बट वो उसकी बेनिफिट को उठा लेता है तो दैट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, राइट। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो ए ने बी को कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाए, बी ने यहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स को लेने से मना नहीं किया बल्कि उसके प्रोडक्ट्स को रख लिया। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट ही हैड अपॉर्चुनिटी कि वो उन प्रोडक्ट्स को ना ले, लेकिन उसने उस प्रोडक्ट्स को लिया और उसके बाद उसका बेनिफिट भी उठाया। तो यहाँ पे जो ए है वो उसकी एक्सेप्टेंस को मान सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव कि अगर कोई भी पर्सन प्रीवियसली डीलिंग्स कर रहा हो ऑलरेडी, तो उसके कंडक्ट से जो प्रपोजर है वो उसकी साइलेंस को जो है वो एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम कर सकता है। देन लास्ट वी हैव एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस। तो इसमें क्या है कि एक्सेप्टेंस जो है वो बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कम्युनिकेट ही किया जाए। जैसे कि देयर वाज अ केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। तो इसमें जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी थी उसने एक एडवर्टीजमेंट दी थी दैट मतलब जो भी इस मेडिसिन को ऐसे ऐसे खाएगा और उसके बाद अगर किसी पर्सन को इन्फ्लुएंजा हुआ तो कंपनी उसे 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देगी। तो यहाँ पे जो मिसेस कार्लिल थी उन्होंने एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली एक्सेप्ट नहीं किया था उस ऑफर को, बट उन्होंने उस मेडिसिन को जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे उसे खाया था एज डायरेक्टेड। तो उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि हालांकि उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी थी बाय एक्सप्रेसली, बट उन्होंने उसकी कंडीशंस को परफॉर्म किया था, तो इसलिए इट अमाउंट्स टू वैलिड एक्सेप्टेंस। सो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। थैंक यू गाइस।